हेलो एवरीवन, विद्या के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम आज डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 और चैप्टर 3 का पार्ट 1। ये रिलेटेड है आपका नाज़ीवाद, इसे हम नाज़ीवाद भी कहते हैं, और हिटलर का उदय कैसे हुआ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर आपका। हिटलर के बारे में पूरा बताता है कि हिटलर किस तरीके से आया, जो कि एक बहुत नोन पर्सनैलिटी है। चलिए, तो इसमें हम क्या क्या बात करेंगे। जो वाइमर गणराज्य है उसका जन्म कैसे हुआ, वाइमर जो आपका रिपब्लिक है वो किस तरीके से अस्तित्व में आया, उसके बारे में बात करेंगे। और हिटलर का उदय कैसे हुआ, जो एडोल्फ हिटलर बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं ऐतिहासिक रूप से, उनका उदय कैसे हुआ उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी तक हम देख चुके हैं रूस का पूरा जो क्रांति था वो, और अब हम पढ़ रहे हैं हिटलर का देश जो कि जर्मनी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो जर्मनी में किस तरीके से नाजीवाद आया, क्या था नाजीवाद, क्या है उसकी परिभाषा, इन सब बातों पर हम बात करेंगे। तो जर्मनी ने मई 1945 में मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी ने क्या किया, मित्र जो राष्ट्र थे, देश जो कंट्रीज थे, उनके सामने समर्पण कर दिया। और हिटलर को अंदाजा हो चुका था, जर्मनी में इस समय है हिटलर, और इसे ये अंदाजा लग गया था कि उसकी लड़ाई का क्या परिणाम होने वाला है। इसलिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री ग्योबल्स ने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली थी। क्योंकि जब मित्र राष्ट्रों के देशों के सामने समर्पण करेंगे तो उसे पता चल गया था कि अब उसके देश में उसका क्या हर्ष होने वाला है, जनता उसे खुद ही मार देगी। इसलिए उसने खुद क्या किया, खुद ही अपनी आत्महत्या कर ली। युद्ध खत्म होने के बाद न्यू रेमबर्ग में एक अंतरराष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई। इस अदालत को शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए नाजी युद्ध बंदियों पर मुकदमा चलाने का जिम्मा सौंपा गया था। यानी जो नाजी थे उन्होंने बहुत बुरी तरीके से उत्पीड़न किया था। उत्पीड़न मतलब बहुत बुरी तरीके से उन्होंने दमन किया था जनता का, और ऐसे ही जो युद्धबंदी थे उन पर चल रही थी मुकदमा कि आप लोगों ने लड़ाई के दौरान जो मानव अधिकारों का, मानवता का जो उल्लंघन किया है उसका आपको सजा मिलनी चाहिए। और ऐसी स्थिति हमें देखने को मिल रही है जर्मनी के अंदर। पहला विश्व युद्ध जब होता है 1914 में, के बाद की राजनीति की दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। पहला विश्व युद्ध जब 1914 से लेकर 1918 तक चलता है, जब खत्म हो जाता है तो हमें दो प्रमुख राजनीतिक घटनाएं देखने को मिलती हैं। पहला, इटली में निकल करके आता है मुसोलिनी, बेनिटो मुसोलिनी, और इसके नेतृत्व में आता है फांसीवाद। एक तरीके की अवधारणा है, एक तरीके की विचारधारा है फांसीवाद। और उसी समय पर जर्मनी में निकल करके आता है एडोल्फ हिटलर, और उसकी जो विचारधारा है वो है नाजीवाद, जिसे हम नात्सीवाद भी कहते हैं। इसका उदय और विकास होता है। तो दो विचारधाराएं, एक फांसीवाद, दूसरा है आपका नाजीवाद। कब उदय होता है एडोल्फ हिटलर का भी, या इसकी विचारधारा का भी कब उदय होता है, जब प्रथम विश्व युद्ध लगभग खत्म होने को आया है तब। इनका उदय दो विश्व युद्धों के मध्य की अवधि में हुआ। जो दोनों विश्व युद्ध थे, पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो रहा है, उस अवधि में इन विचारधाराओं का उदय होता है। इन दोनों घटनाओं का विश्वव्यापी प्रभाव पड़ा, यानी ये दोनों ऐसी विचारधाराएं थी जिन्होंने विश्व को बहुत तरीके से प्रभावित किया और समस्त राजनीतिक परिदृश्य बदल दिया, और विश्व का पूरा जो राजनीतिक परिदृश्य है उसको बदल दिया इन दोनों विचारधाराओं ने। अभी देखेंगे किस तरीके से। पहले तो नाजीवाद की विचारधारा है क्या, क्या कहता है नाजीवाद। हम बहुत सारी विचारधारा देख के अभी आए हैं, जैसे समाजवाद है, उदारवाद हमने देखा। अब एक नई विचारधारा हमारे सामने आती है जिसका नाम है नाजीवाद। क्या कहता है नाजीवाद, जिसका जनक जर्मनी का एडोल्फ हिटलर है, ये इसकी अपनी विचारधारा है। ये क्या कहता है, नाजीवाद एक आंतरिक जर्मन प्रक्रिया थी जिसने उसके अधिकारवाद तथा राष्ट्रवाद की पुरानी जर्मन राजनीतिक विचारधाराओं को पुनः जागृत कर दिया। हिटलर का जो नाजीवाद है क्या कहता है, सैनिकवाद, वीर पूजा, राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत, शक्ति ही अधिकार है के सिद्धांत, यहूदियों का विरोध करना है, जर्मनी के लिए अतिरिक्त प्रदेशों की मांग करनी है, आर्य प्रजाति की श्रेष्ठता
के सिद्धांत का समन्वय था। यानी जो नाजीवाद है ये विचारधारा किस पर यकीन करती है, ये कहती है सैनिकवाद, हमेशा सैनिक जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सैनिक उच्च है, सैनिकों का ही क्या होना चाहिए, यहाँ पर आधिपत्य होना चाहिए, वीरों की हमें पूजा करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे देश में वीर नहीं होंगे, वीरों को इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी तो आपकी सुरक्षा नहीं हो सकती। राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत, राज्य ही प्रमुख है, जनता नहीं, राज्य प्रमुख है। तीसरा, शक्ति ही अधिकार है, यानी जब तक आपके पास में शक्ति है तब तक आपका अधिकार है, जब शक्ति चली जाएगी आपका अधिकार खत्म, तो शक्ति अधिकार है। यहूदियों का विरोध करें, जर्मनी के लिए अतिरिक्त प्रदेशों की मांग करें, यानी जर्मनी का विस्तार करें, एंड आर्य प्रजाति ही श्रेष्ठ है, इन सब बातों पे यकीन करता था आपका नाजीवाद। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से समाज में विभाजन लेकर के आएगा। आर्य प्रजाति ही श्रेष्ठ है, तो जो लोग आर्य प्रजाति से संबंध नहीं रखते हैं क्या वो श्रेष्ठ नहीं है? इस तरीके से विभाजन लेकर भी आता है नाजीवाद। और यही नाजीवाद जर्मनी में बहुत बुरी तरीके से जनता का शोषण भी करता है और जनता इससे परेशान भी होती है, और फिर एडोल्फ हिटलर का विरोध होता है और विरोध इतना बढ़ जाता है कि ले देकर के लास्ट में अंततः उसे आत्महत्या करनी पड़ती है। तो अब आते हैं कि आखिर ये जो वाइमर गणराज्य है इसका उदय कैसे हुआ, इसका जन्म कैसे हुआ, सामाजिक लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ। तो 20वीं शताब्दी में ही हम चल रहे हैं। रूस के अंदर भी परिवर्तन 20वीं शताब्दी में आया है, जर्मनी में भी आएगा, इटली के अंदर भी आएगा। इन सभी जगह पर 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में परिवर्तन आता है। तो जो 20वीं शताब्दी का आरंभिक वर्ष है उसमें जर्मनी बहुत ताकतवर साम्राज्य था। जर्मनी ने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के विरुद्ध पहला विश्व युद्ध लड़ा। इस युद्ध में जर्मनी आरंभ में विजय हुआ। शुरू में जर्मनी को क्या मिली? विजय मिली। इसके परिणाम स्वरूप उसे फ्रांस और बेल्जियम पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफलता भी मिल गई। अमेरिका वर्ष 1917 में मित्र राष्ट्र कौन है आपके? इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, जिनके विरुद्ध लड़ रहा है जर्मनी। अमेरिका जब इनके साथ में शामिल हो गया तो परिणाम स्वरूप मित्र राष्ट्रों की जो शक्ति थी वो बढ़ गई, और 1918 में केंद्रीय शक्तियां जिस तरफ क्या था, जर्मनी था, वो पराजित हो गया। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें 20वीं शताब्दी में जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 में चल रहा है तो दो धड़े हैं, एक है मित्र राष्ट्र और दूसरे हैं केंद्रीय शक्तियां। मित्र राष्ट्र से जाकर के मिल जाता है अमेरिका, और जर्मनी है किसकी तरफ? केंद्रीय शक्तियों की तरफ। जब अमेरिका 1917 में उसमें शामिल हो जाता है तो जर्मनी हार जाता है, पराजित हो जाता है, उसकी हार हो जाती है। ये वाला अगर आप चित्र देखें तो वारसाई की संधि के बाद जर्मनी जब हार जाता है तब उसके साथ में बाद में संधि होगी जिसमें वो अपने क्षेत्र देगा दूसरे देशों को, मित्र राष्ट्रों को। जर्मनी की हार तथा सम्राट के पद त्याग ने वहां की राजनीतिक पार्टियों को जर्मनी में एक उचित राजनीतिक व्यवस्था तैयार करने का अवसर दिया। जब भी कभी कोई राजा कोई युद्ध हार जाता है तो वहां पर परिवर्तन की मांग होने लगती है कि ये कैसा राजा है, अगर युद्ध में ये हार गया है तो हमारी सुरक्षा क्या करेगा, इसकी नीतियों में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है जिससे कि हम आगे ना हारें। तो यही वहां पर भी अवसर आने लगा था कि भाई जर्मनी में जो शासन कर रहा है शासक, उसकी नीतियों को बदलने की जरूरत है। इस संबंध में वाइमर में राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई तथा संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया, और इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए एक बैठक बुलाई जाती है वाइमर में और एक लोकतांत्रिक संविधान वहां पर पारित किया जाता है। जर्मन संसद का नाम है राइखस्टाग। जैसे हमारी संसद आपकी पार्लियामेंट है, जो यूएसए है यानी कि अमेरिका है उसकी संसद का नाम है कांग्रेस, उसी तरीके से जर्मनी की संसद का नाम है राइखस्टाग। के लिए नई प्रणाली के अंतर्गत जनप्रतिनिधियों का चुनाव होता है। प्रतिनिधियों को चुनने के लिए महिलाओं सहित सभी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी सबको मत देने का अधिकार होता है। सब अगर वयस्क हैं तो मत दे सकते हैं। सभी वयस्क नागरिकों को प्रतिनिधियों के निर्वाचन का अधिकार दे दिया जाता है। मित्र राष्ट्रों के साथ वार्साई में हुई शांति संधि
मित्र राष्ट्र जब वो हार गए, मतलब जब जर्मनी हार गया उनसे, तो क्या करेगा, संधि। किसी भी युद्ध के बाद हमेशा क्या होती है, संधि। तो वो संधि हुई, वार्साई की संधि जर्मनी के लोगों के लिए कठोर और अपमानजनक थी, क्योंकि वार्साई की शांति संधि पर हस्ताक्षर करके जर्मनी ने जो खोया वो निम्नलिखित था। तो वहां के लोग इस संधि से बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। हार गया राजा युद्ध में, उसके बाद उसे संधि करनी पड़ी। जब संधि करनी पड़ी तो बहुत कुछ था जो जर्मनी से ले लिया गया, और जर्मनी के लोगों को ये बहुत अपमानजनक लगा। जैसे इस संधि के कारण जर्मनी को अपने सभी उपनिवेश, 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस को, पोलैंड को, डेनमार्क को, लिथुआनिया को देना पड़ा। कोयला भंडार चला गया, आबादी चली गई, रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन होते हैं किसी भी देश के, ये सब। देन अपराध बोध अनुच्छेद के तहत युद्ध के कारण हुई सभी क्षतिपूर्ति के लिए जर्मनी को दोषी माना गया और इसके बदले जर्मनी पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। खनिज संसाधन युक्त जर्मनी के राइनलैंड पर भी 1920 के दशक में मित्र राष्ट्रों का आधिपत्य हो गया। जर्मनी की बची हुई शक्ति को समाप्त करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना को भंग कर दिया। अधिकतर जर्मनों ने वारसाई में हुए अपमान और युद्ध में हुई हार के लिए वाइमर गणराज्य को दोषी ठहराया कि ये जो गणराज्य है इसी की वजह से हमें इतना दुख देखने को मिल रहा है, हमारा इतना अपमान हो रहा है। तो इसी की वजह से जो वाइमर गणराज्य है उसका पतन होगा, वो खत्म होगा वहां पर जाकर के। ठीक उसके बाद में उदय होगा हिटलर का। नाउ नेक्स्ट आता है आपका युद्ध का असर क्या रहा, किस पर, जर्मनी पर। तो पहला विश्व युद्ध के कारण संपूर्ण यूरोप आर्थिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही स्तरों पर कमजोर था। यूरोप पहले कर्ज देने वालों का महाद्वीप कहलाता था, अब वो कर्ज लेने वाला बन गया। जो युद्ध खत्म होते होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। वाइमर गणराज्य को युद्ध में पराजय और राष्ट्रीय अपमान को सहना पड़ा। यह गणराज्य अब आर्थिक स्तर पर भी कमजोर हो चुका था, तो जर्मनी कमजोर हो गया है इस समय पर। वार्साई की संधि के पश्चात जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध का दोषी माना गया, जिसके लिए जर्मनी ने बहुत सारे क्षेत्र उसे देने पड़े, अपने क्षेत्र देने पड़े फ्रांस को। वाइमर गणराज्य के समर्थक समाजवादी कैथोलिक डेमोक्रेटिक थे, जिसके परिणाम स्वरूप रूढ़िवादी पुरातन पंथी राष्ट्रवादियों के द्वारा तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया जाने लगा और नवंबर के अपराधी, क्रिमिनल्स ऑफ नवंबर कहकर उनका उपहास भी किया जाता था। क्रिमिनल्स ऑफ नवंबर इसलिए क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी वो नवंबर में ही शुरू हुई थी। इसलिए प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात सिपाहियों को आम नागरिक की उपेक्षा अधिक सम्मान दिया जाने लगा। हालांकि वास्तविकता इसके विपरीत थी, क्योंकि ये सिपाही अपना जीवन ट्रेंचेस अर्थात युद्ध के समय सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढों में व्यतीत करते थे। कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसने जर्मनी को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया। किस तरीके से प्रभावित किया कि जितने भी वहां पर जो सैनिक थे उन्हें सम्मान मिलने लगा, बहुत सारा क्षेत्र जर्मनी का चला गया और इन सब की वजह से जर्मनी के अंदर साथ ही साथ भुखमरी, बेकारी, महंगाई, बहुत सारा उसे लोन चुकाना पड़ा, बहुत सारा पैसा देना पड़ा। इन सब की वजह से जर्मनी की जो स्थिति है वो बहुत खराब थी। लेकिन इसी के बीच ही राजनीतिक रेडिकलवाद भी आया और आर्थिक संकट भी आ रहा है। कहाँ पर, वाइमर गणराज्य में, जर्मनी के अंदर। तो एक समस्या के साथ साथ कई और समस्याएं हैं जो वाइमर गणराज्य में देखने को मिलती हैं। वाइमर गणराज्य की स्थापना के समय रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में भी क्या हुई, क्रांतिकारी आंदोलन होने लगे, क्रांतिकारी विद्रोह होने लगे कि ये जो वाइमर गणराज्य है ये हमें नहीं चाहिए, ये अच्छा नहीं है, और इसका विरोध होने लगा बहुत ज्यादा। मजदूर जो थे, सारे शहर के जो मजदूर थे, नाविक थे, वो क्या करने लगे, सड़कों पर आने लगे और इस गणराज्य का विरोध करने लगे कि ये हमारे लिए किसी भी तरीके से फायदेमंद नहीं है, यह हमारे लिए नुकसानदायक है। और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए, कहने लगे कि हमें समाजवाद नहीं चाहिए, समाजवाद से हमारा कोई फायदा नहीं हुआ है, ये गणराज्य किसी भी तरह हमारे मददगार नहीं हुआ है। तो इस तरीके की दिक्कतें वहां पर आने लगी, आर्थिक संकट वहां पर जन्म लेने लगा, मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा बढ़ गई, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, चीजें काफी महंगी हो गई। जब चीजें महंगी होंगी तो लोग उसे खरीद नहीं पाएंगे, जब उसे लोग खरीद नहीं पाएंगे तो उनके अंदर असंतोष जन्म लेगा और यही आगे जाकर के क्या करेगा, किसी भी देश को खत्म करने का काम करेगा। उस देश में जो भी शासन व्यवस्था है उसको तोड़ने का काम करेगा, उसका अंत करने का काम करेगा आपका जर्मनी के अंदर। नेक्स्ट उसके बाद आता है मंदी के साल।
जर्मनी में जहाँ एक तरफ आ रही थी आपकी महंगाई आई, युद्ध के दौरान क्या आई, महंगाई, उसके ठीक बाद वहां पर मंदी भी आ गई। मंदी मतलब लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, माल इतना सारा है बट बिक नहीं रहा है। क्यों नहीं बिक रहा है? क्योंकि जो देश हार गया है उस देश से कौन सामान खरीदना चाहेगा, कौन व्यापार करना चाहेगा, उसकी जो छवि है वो खराब हो गई है। तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात आवश्यक वस्तुओं की मांग में कमी आई, क्योंकि चारों तरफ जो भी देश थे उनके पास पैसा नहीं बचा है। जब पैसा नहीं बचा है तो वो चीजें नहीं खरीदेंगे, चीजें नहीं खरीदेंगे तो विदेशों में जो सामान जाता था जर्मनी से, अब उसकी मांग भी कम हो जाएगी। तो जब मांग कम होगी तो जर्मनी के अंदर क्या संकट आएगा, मंदी का। औद्योगिक जो भी धंधे चल रहे थे वहां पर, औद्योगिक जो भी यूनिट्स चल रही थी, इकाइयां चल रही थी, वहां पर प्रोडक्शन होगा लेकिन बिकेगा नहीं। जब बिकेगा नहीं तो फिर प्रोडक्शन करके, उत्पादन करके करेंगे क्या। नौ, जिसने किसानों, व्यापारियों, उद्योगपतियों को गंभीर रूप से प्रभावित किया। अमेरिका भी इस संकट से नहीं बच पाया। 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज भी बुरी तरह गिरा और जर्मनी की मंदी का प्रभाव इतना ज्यादा था कि अमेरिका भी इससे जूझा। ना जैसे जर्मनी को मिलने वाली मदद पर काफी प्रभाव पड़ा, क्योंकि जर्मनी के निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः अमेरिका से लिए गए अल्पकालिक ऋणों पर आश्रित था। अगले 3 सालों तक अमेरिका की राष्ट्रीय आय आधी रह गई। देखिए, जब भी कभी युद्ध होगा तो उससे कोई एक देश प्रभावित नहीं होता है, वो सारे देश प्रभावित होते हैं जो उस युद्ध में लगे हुए होंगे, और उसके साथ साथ आसपास के भी। जैसे फॉर उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, अभी इस समय यूक्रेन और रशिया का जो लड़ाई चल रही है उससे प्रभाव रूस में हो रहा है, यूक्रेन में हो रहा है, क्योंकि दोनों आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन उससे प्रभाव भारत में भी देखने को मिल रहा है। बहुत सारी ऐसी खाने पीने की वस्तुएं, इवन बहुत सारे डॉक्टर्स जो हमारे कहाँ पे पढ़ रहे थे, यूक्रेन में पढ़ रहे थे, अब वो सारे के सारे कहाँ आ गए, भारत में आ गए। इस समय उनकी पढ़ाई जो है वो रुक गई है। तो बहुत सारे देश हैं जो इससे प्रभावित होते हैं। सेम अमेरिका भी हुआ। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी के इस प्रभाव को संपूर्ण विश्व में महसूस किया गया। जर्मन अर्थव्यवस्था पर इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव पड़ा। 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 1929 की तुलना में 40% रह गया, यानी उत्पादन कम हो गया। मंदी की वजह से उत्पादन कम हो गया, माल बिक नहीं रहा है तो उत्पादित करके क्या करेंगे। मंदी के प्रभाव निम्नलिखित थे। मजदूर या तो बेरोजगार हो रहे थे, उनका वेतन बहुत गिर चुका था। बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक पहुंच गई थी। रात को सोने के लिए कतार में खड़े बेघर लोग आप देख सकते हैं, इनके पास घर नहीं है, इतने सारे लोग हैं। नौकरी के लिए गले में तख्ती लटकाए खड़े व्यक्ति कि हमें नौकरी मिल जाए, इतनी बेरोजगारी थी। कारोबार सबके ठप होने लगे थे, तो छोटे मोटे व्यापारी, स्वरोजगार में लगे लोग, खुदरा व्यापारियों की हालत भी खराब होती जा रही थी। ठीक है, किसान, बड़ा व्यापार भी संकट में था। किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग कृषि उत्पादों की कीमतों में बेहिसाब गिरावट की वजह से परेशान था। महिलाएं असफल हो रही थी अपने बच्चों का पेट भरने में। तो ऐसी स्थिति बनी हुई थी मंदी की जर्मनी के अंदर। मुद्रा का अवमूल्यन होता जा रहा था, मुद्रा का मूल्य गिरता जा रहा था ना। वाइमर जो संविधान था, कुछ ऐसी कमियां थी जिनके कारण गणराज्य में अस्थिरता और तानाशाही की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। इनमें से एक कमी थी प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, अनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित थी। इसके अंतर्गत किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग असंभव था, जिसके कारण सदैव गठबंधन की सरकार ही सत्ता में आती थी। और जब जब गठबंधन की सरकार सत्ता में आएगी, सरकार स्ट्रॉन्ग नहीं होती थी। जैसे ही गठबंधन टूटता, सरकार डिसॉल्व हो जाती, दोबारा से इलेक्शन कराने की नौबत आ जाती। नौ, दूसरी कमी थी अनुच्छेद 48 की। तो वाइमर जो संविधान था, जैसे हमारा संविधान है ऐसे गणराज्य जर्मनी का भी संविधान था, जैसे नाम देते हैं वाइमर संविधान। उसमें दूसरी कमी क्या थी कि जो आर्टिकल 48 था, जिसमें राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेशों के माध्यम से शासन संचालन का अधिकार दिया गया था। उल्लेखनीय है कि वाइमर गणराज्य का शासन 20 मंत्रिमंडल के हाथों में रहा और औसत अवधि 239 दिन से अधिक नहीं रही। अनुच्छेद 48 का भी दुरुपयोग बहुत हुआ और अंततः लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास कम होने लगा और ये व्यवस्था खत्म होने लगी वाइमर गणराज्य के अंदर। और जब ये व्यवस्था खत्म होगी, वाइमर गणराज्य की व्यवस्था खत्म होगी, तब उदय होगा हिटलर का। हिटलर सामने निकल करके आएगा, उसका शासन हमें देखने को मिलेगा। तो हिटलर का उदय हुआ और इसके उदय के कई कारण थे। पहला, जब
ये घटनाएं हो रही थी कौन सी, प्रथम विश्व युद्ध की। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की वार्षाई संधि, वार्षाई संधि के बाद जर्मनी के अंदर महंगाई, महंगाई के बाद अमेरिका की मंदी, अमेरिका की मंदी का जर्मनी पर प्रभाव, और उसके साथ साथ जर्मनी का जो संविधान है उसमें लोगों की आस्था का खत्म होना। ये सारी घटनाएं जिस समय पर घट रही थी उस समय हिटलर अस्पताल में भर्ती था। वारसाई की संधि की खबर सुनकर उसे अत्यधिक रोष हुआ, उसे बहुत गुस्सा आया। ये तो जर्मनी का अपमान है। जर्मन अपमान के लिए उसने नेताओं को दोषी ठहराया। उसने राजनीति में प्रवेश करने का निश्चय किया। जर्मनी में स्थिति असंतोषजनक थी। गणतंत्र के समर्थक और उसके नेता नवंबर क्रिमिनल्स कहे जाने लगे थे। हिटलर ने इस असंतोष को बढ़ावा देना आरंभ किया। नवंबर क्रिमिनल्स को, इस असंतोष को बढ़ावा देना हिटलर ने शुरू किया और अस्पताल से स्वस्थ होकर उसने युवकों के साथ संपर्क स्थापित किया। ये है आपका, हिटलर ने युवकों के साथ संपर्क स्थापित किया। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी बनाई और इसने उसका पुनर्गठन किया और इस पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। उसने इसका नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख दिया, यानी इस पार्टी का नाम भी बदल दिया। बाद में यही पार्टी नाजी पार्टी के नाम से जानी गई, वही नाजीवाद जिसका हमने शुरू में उल्लेख किया था। हिटलर इस दल का नेता फ्यूहरर, वहां पे नेता को बोलते हैं फ्यूहरर, बन गया। हिटलर गणतंत्र विरोधी था, वो नहीं चाहता था कि गणतंत्र हो। गणतंत्र मतलब जिसपे राज्य का मुखिया, मेन हेड, वंशानुगत ना होके इलेक्टेड हो। सन 1923 में उसने लुडेनडार्फ के साथ मिलकर गणतांत्रिक सरकार का तख्ता पलटने का प्रयास किया, कोशिश की, लेकिन विफल रहा। मुकदमा चलाकर उसे कारावास की सजा दी गई। कारावास से हिटलर को शीघ्र ही मुक्ति मिल गई और उसने अपनी आत्मकथा मेरा संघर्ष का प्रथम भाग लिखा। इसमें उसने जनतंत्र के विरुद्ध असंतोष प्रकट किया, इसकी कटु आलोचना की। जेल से रिहा होकर वह नाजी पार्टी के गठन में जुट गया। नाजी पार्टी के कार्यक्रमों, भाषणों, विशाल मतलब एक तरीके से क्या करने लगा, वो अपनी पार्टी को बढ़ाने लगा। अब ये जो पार्टी के कार्यकर्ता थे, जनता थी, ये नाजी पार्टी और हिटलर को अपना उद्धारक मानने लगी। उन्हें बुरा लगने लगा वाइमर गणराज्य। गणराज्य में कुछ भी नहीं रखा, हिटलर जो कह रहा है वैसा ही तंत्र होना चाहिए, वैसा ही शासन होना चाहिए। साधारण जनता, उद्योगपतियों, जर्मन देशभक्तों सभी का सहयोग और समर्थन मिला और 1930 तक हिटलर का पर्याप्त समर्थन नहीं मिल सका। लेकिन फिर भी 1930 तक कोशिश करता रहा, फिर भी 1930 तक बहुत समर्थन नहीं मिल पाया। इतना ही नहीं, गणतंत्रवादियों के प्रयासों से 1925 में लोकार्नो समझौता के अनुसार जर्मनी को राष्ट्रसंघ की सदस्यता मिल गई, राष्ट्रसंघ में शामिल हो गया जर्मनी। 1929 में नाजी पार्टी को जर्मन संसद में सिर्फ इतने प्रतिशत मत ही मिले, यानी जर्मन पार्टी अभी भी सत्ता में नहीं आ पा रही है। हिटलर का अभी भी उतना ज्यादा आधिपत्य नहीं हो पा रहा है जितना कि सत्ता में आने के लिए उसे जरूरी था। लेकिन 1929 में आर्थिक मंदी के दौरान नाजी पार्टी का विरोध बढ़ा। ठीक, उत्साहित होकर हिटलर ने 1932 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा और 37% वोट मिले। उसकी पराजय हुई, परंतु वह हतोत्साहित नहीं हुआ। फिर हार हुई उसकी एक बार, बहुत लंबा समय लगा उसे आने में, इसीलिए हम कहते हैं हिटलर का उदय। वह एक अच्छा वक्ता था, जोश और शब्दों से लोग बहुत आकर्षित होते थे। किए गए कुछ वादे इस प्रकार थे, उसने कई सारे वादे भी किए, जैसे वह एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना करेगा क्योंकि लोग वाइमर गणराज्य से परेशान थे। वार्साई की संधि में जो अपमान हुआ है उसका बदला लेगा। जर्मन समाज की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस दिलाएगा, यानी जर्मन साम्राज्य से जो एरिया चला गया है उसे वापस लेकर आएगा। रोजगार देगा, नौजवानों को भविष्य देगा। ये सारे वादे जो थे वो हिटलर ने किए। साथ ही हिटलर ने यह भी आश्वासन दिया कि देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और सभी फॉरेन जो कॉन्स्पिरेंसी है, जो विदेशी हम पर लागू करते हैं, हमारे क्षेत्र को लेने के प्रयास करते हैं, उनको भी खत्म करेगा। उसने एक नई शैली का विकास किया राजनीति में। जन समर्थन दर्शाने, लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए बड़ी बड़ी रैलियां की, जनसभाएं की। रक्षक बताया अपने आप को लोगों का, जो लोगों के दुख को समाप्त कर देगा। और इस तरीके से उसने लोकतंत्र को ध्वस्त कर दिया और बाद में जाकर के क्या बन गया, वो वहां का शासक बन गया और हिटलर का जो था वो उदय हुआ इस तरीके से। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो नाजी पार्टी थी वो अस्तित्व में आई।
अब वहां पर जब हिटलर अस्तित्व में आ गया है, उसका उदय हो चुका है, वाइमर गणराज्य पूरी तरह खत्म हो गया है, तो अब उसका करेगा वो पुनर्निर्माण करना शुरू करेगा और धीरे धीरे करके अपनी नीतियों को क्या करेगा, लागू करना शुरू करेगा। उसकी नीति कैसी थी, विस्तारवाद की उसकी नीति थी। जो भी बातें उसने कही थी, अब उन सबको पूरा करने का समय आ गया था। वो अपने अपमान का बदला लेना चाहता था, तो धीरे धीरे करके उसने अपना विस्तार करना शुरू किया। जो भी जर्मनी का हिस्सा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान दे दिया था किस किस को, उस सबको इसने वापस लाने का प्रयास किया। तो ये वाला पार्ट हम इसे यहीं तक रखेंगे कि हिटलर का उदय किस तरीके से हुआ और उसके बाद उसने कैसे पुनर्निर्माण करना शुरू किया जर्मनी का। थैंक यू सो मच।